बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग से मिला गुड मॉर्निंग। ईद के दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी बारिशों के हवाले से कराची शहर अभी देख रहा है मजीद, और हमें ये बस अब दुआ करनी है कि जब बारिशें हों तो कराची के जो शहरी हैं उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं। महकमा मौसमियात की जानिब से जी दोबारा से एक नया स्पेल जो है वो कराची में दाखिल हो रहा है और अगले एक हफ्ते तक शदीद बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया है। और सिर्फ कराची में ही नहीं, ठट्टा से लेकर उमरकोट और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। और अभी रिसेंटली जो 2 से 3 रोज बारिश हुई कराची में, उसके बाद हमने सड़कों का हाल देखा कि क्या हो गया था। पानी भर गया था, लोगों की जिंदगी मुतासर हो रही थी और गाड़ियां लोगों के बीच में फंस गई थी और पानी की निकास का कोई उस तरह से इंतजाम नहीं था। इवन बारिश रुक भी गई, उसके बावजूद 2 से 3 घंटे तक सड़कें जेरे आब रही। और अगर अब दोबारा से एक बार फिर से शदीद बारिशों की प्रेडिक्शन कर दी गई है तो फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या हाल होगा। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। कराची में इस पर सूरत हाल क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तैयारी क्या है। रबिया हमारे साथ है। रबिया बताएगा कराची में जो इस वक्त बारिशों के हवाले से तमाम सिचुएशन नज़र आ रही है कि आइंदा भी चंद दिन बारिश हो सकती है, तो क्या तैयारी है? आज बिल्कुल तैयारियों के हवाले से तो यही कहा गया है कि तैयारियां मुकम्मल हैं। सड़कों पर डीएमसी की जानिब से काम भी किया जा रहा है कि जो सीवरेज की लाइनें, चौक हैं, उन्हें खोला जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी मुतअद्दिद बार जो है वो अलर्ट जारी किया। कल भी उनकी जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि खुदारा तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली जाएँ। और इस बार डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा है कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो तमाम तर काम मुकम्मल करने के बाद PDMA को रिपोर्ट करें कि किस हद तक तैयारियां की गई हैं और क्या इंतजामात बारिश के हवाले से किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज जो है वो एक बता दिया है कि आज रात से कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है जो कि वक्फे से हफ्ते तक जारी रहेगा। आज जुमेरात यानी कल से बताया जा रहा है कि कल जो है वो शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी बारिशों की। तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ होगा जो कि हफ्ते तक यानी 3 रोज़ तक तेज़ बारिशों का इम्कान है। इससे कबल जो कराची में बारिशें हुई वो इस शिद्दत की बारिशें नहीं थी, लेकिन अब जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि तेज बारिशें हैं। तो अब जो अलर्ट जारी किया गया है रबिया, उसमें पहले से ज्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची वालों प्लीज अपना ख्याल रखना और महफूज रहना। बिल्कुल, इसके साथ साथ महफूज रहना बहुत ज़रूरी है हाईवेज पर भी। और जब आप दौरान सफ़र हों तो उसमें स्पेशली ड्राइवर्स को ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोड सेफ्टी के हवाले से बहुत से इवेंट्स तो करवाते हैं, लेकिन जब हम रोड पर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है तो अफसोसनाक रवैया देखने में आता है। और आज भी इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया जब सखर में ये वाक़या करीब हैदराबाद एक्सप्रेसवे पर ये वाक़या पेश आया। 5 कीमती जानें चली गई, मुतादिद ज़ख्मी हैं। तो फिर अफसोस होता है उन पर जो कि इनको मॉनिटर करते हैं और ड्राइवर्स को कुछ सज़ा नहीं देते। हैदराबाद सुपर हाईवे पर बस और ट्रॉलर में टक्कर हुई और आज सुबह ये हादसा अफसोसनाक पेश आया, जहां पर उसके बाद एकदम से कोहराम मच गया। फिर इमदादी टीमें वहां पर पहुंची, जख्मियों को बाहर निकाला गया। करीबन 20 के करीब जख्मी जो हैं उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई और अस्पताल मुंतकिल किया गया। और इस हादसे में जो अलसुब पेश आया, 5 अफराद इस दुनिया से चले गए। इंतहाई अफसोस होता है ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो देखा जाता है कि या तो ओवर स्पीड का प्रॉब्लम था या ओवरटेक करने का प्रॉब्लम था। और बस और ट्रॉलर, बस पूरी की पूरी भरी हुई थी लोगों से और ट्रॉलर से जब वो टकराई तो वो बिल्कुल रोल करती हुई साइड पर जाकर गिरी और लोग उसमें शदीद जख्मी भी हुए हैं। अल्लाह ताला उनको ज़रूर सेहतयाब करें और उन लोगों के घर, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके घर वालों को सब्र अता करें। लेकिन वही आपकी बात कि हम जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं, वो चाहे मीडिया के शोज हों या चाहे कोई वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो रोड सेफ्टी के ऊपर, मुझे लगता है इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है और लोगों को मजीद एजुकेट करने की भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मजीद एजुकेट करने की जरूरत है और सजा भी देनी जरूरी है उन ड्राइवर्स को जो कि इस तरह से गफलत बरतते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और क्योंकि प्रोग्राम का भी हमने आगाज करना है और मुताबिक टॉपिक्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अपोजिशन से उस पर बात की जाए और सिर हासिल गुफ्तगू भी की जाए। बिल्कुल, तो इसी पर हम आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम पर नजर डालते हैं। अमेरिकी सेनेट में अफगानिस्तान से मुतालिक बिल भी पेश। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, जनरल मैकेंजी। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। 12 साल से ज्यादा उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू।
सितंबर का आखिरी बुध वर्ल्ड स्कूल मिल्क डे। हुकूमती इकदामात फेल, डॉलर ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। ज्यादती और कत्ल के बढ़ते वाकयात, पुलिस बेबस। और 29 सितंबर अमराज़े कल्ब का आलमी दिन। आज का प्रोग्राम बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अमरीकी सेनेट में जो अफगानिस्तान से मुतालिक बिल पेश किया गया है। बड़े अहम बयानात आए हैं जी। जो बाइडन को भी खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से और कहा जा रहा है कि उन्होंने झूठ बोला, वो चाहे अफगानिस्तान से इनखला की सूरत हाल के ऊपर हो या अफवाज के वहां पर ठहराव के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी खासे अहम बयानात आए हैं। अमरीकी फौज अफगानिस्तान में रहनी चाहिए थी, जनरल मैकेंजी ने यह कहा कि मेरा यह ख्याल था, लेकिन अब चूंकि तालिबान के जरिए से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जी, अफगानिस्तान और तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ सकता है इन चंद दिनों में, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेट भी करना होगा कि इनकी मदद आखिर तालिबान की किसने की, इस पर अभी बात भी हो रही है। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी इस वक्त जो मुल्क और बैरून मुल्क बात चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, तजियाकार सहाफ़ी हैं। सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर बात करेंगे हम अफगानिस्तान के हवाले से। कल जो जनरल मैकेंजी और जनरल मिली ने भी कहा है कि तमाम सूरत हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं, बिल भी पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान को भी उसमें मॉनिटर किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि तालिबान की तरफ से प्रेशर भी आ सकता है पाकिस्तान को, किसने तालिबान की मदद की, ये तमाम सिचुएशन और फिर अफगान फोर्सेज जो पीछे हट गई थी उस पर भी कल तनकीद गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक कई किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान को तंग करने के लिए, पाकिस्तान का नाटका बंद करने के लिए। देखिए ना, एक तो अभी आपने बताया कि वहां पे एक बिल पेश किया जा रहा है जिसमें जिन लोगों ने तालिबान की मदद की, भला ये जो 20 साल से वहां इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा था, इसमें उनको नहीं पता कि किसने किसकी मदद की। पहले पाकिस्तान अमेरिका की जब मदद करता रहा तो अब वो कह रहे हैं तालिबान की मदद करता रहा। हमें वो कहते रहे कि अमेरिकन फंक्शनरीज के भी डबल क्रॉस करता है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान कहीं अपने मफादात के लिए या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम करता था तो वो कहते थे कि ये हमारे मफादात से टकराव है इन चीजों का। ऐसा तो कोई भी दुनिया का मुल्क कोई इस तरह का नहीं होता कि जिसको आप जो बिल्कुल ही गैरत और हमीयत छोड़ दे और अपनी तबाही जो है खुद ही अपने खरीद ले, यानी सिर्फ डिक्टेशन लेने के लिए। वो मेरा ख्याल इस वक्त कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाने के लिए। तो पाकिस्तान को उसकी मैशत खराब कर दी जाए। और देखिए, आप एक इस बिल की बात करें, एक और बिल जो है वो बड़ा नीचे से डस्टबिन से निकाल के सामने मंजर आम पे आ गया है, उसको कास्टा कहते हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज सैंक्शंस एक्ट, यानी कि अमेरिका के जो हरीफ हैं, दुश्मन कहने चले, अमेरिका के जो हरीफ हैं उनको काउंटर किस तरह करना है, उन पर सैंक्शंस किस तरह लगानी है, वो एक एक्ट जो है वो अभी नीचे पड़ा हुआ था कहीं, उसको निकाल के अब वो भी मंजर आम पे आ रहा है कि जी अब सैंक्शंस भी लगेंगी, ताकि ये है कि लोग जो है वो बिल्कुल ही, अगर दुनिया में जो आप अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेते तो वो बिल्कुल ही उनको, लेकिन हम भी को गैरत और हमीयत वाली कौम है, अल्लाह ताला पे हमारा ईमान है, हमारी कौम तो माशाल्लाह आप देखें आगे बढ़ ही रही है। इस तरह मुश्किलात जरूर हैं, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारा डायस्पोरा बिल्कुल सही, मोराल तो हाई है ही, लेकिन सैफ साहब जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे और कल इस बिल में वाज़े तौर पर लिखा है पाकिस्तान समेत किन ममालिक ने तालिबान को सिफारती, मुआशी और सिक्योरिटी की मदद फराहम की है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो अमेरिका ने अपना गुस्सा निकालना है, एब्सोल्युटली नॉट का डू मोर की पॉलिसी जो हमने उनकी रिजेक्ट की, वो गुस्सा अब निकल रहा है इस बिल की सूरत में। अब वो सैंक्शंस भी हो सकती है, बाकी चीजें भी हो सकती है, कौम का मोराल तो हाई है, लेकिन क्या हुकूमत और पाकिस्तान का जो मईशत का पहिया है जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, वो चाहे IMF के कर्जे हो या इमदाद हो या बाकी चीजों के ऊपर हो, हम स्टेबल रह सकेंगे? नहीं, ये बड़ा वाकया था ना, आप जो कह रहे हैं, जो आने वाला लम्हात हैं वो बड़े मुश्किल हैं, उसके लिए पूरी कौम को तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हुकूमत वक्त को अपनी तमाम जिद छोड़ के, अना छोड़ के, इसमें ऑपोजिशन पार्टीज और बड़े और छोटे मोटे जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उनको साथ लेना है। और मुल्क के अंदर और भी बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया के साथ भी एक वॉर की सी, जंग की सी सूरत बनाई है हुकूमत ने, वो भी खत्म करेंगे। तो मीडिया भी एक ऐसा रोल अदा करता है कि वो मोटिवेट कर सकता है कौम को, उनका मोराल बुलंद कर सकता है, कि बजाय कि मीडिया के अंदर भी एक दरारें डाली जाए और कंफ्यूजन। हमारे यहाँ तो
अंदरूनी भी एक इस तरह का खलफशार है। जब अंदरूनी खलफशार जो है वो हमें मजबूत नहीं करेगा। हम किसी बैरूनी खतरात का मुकाबला तब ही कर सकेंगे जब हम अंदरूनी तौर पे, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, मुआशरती तौर पे और इक्तिसादी तौर पे मजबूत होंगे और मुतहिद होंगे। मुतहिद से ये मुराद नहीं है कि हम तमाम अपने इख्तलाफात ही भूल जाएं। थोड़े बहुत नजरियाती इख्तलाफ भी होते हैं, आपका तरीका कार सबके मुख्तलिफ होते हैं लोगों के, लेकिन एक नजरिया तो हो कि कौम का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है। जिस तरह माजी में एक तो जंगें हुई, मुझे याद पड़ता है सन 65 की जंग, ज़लज़ला आया आपके यहाँ, कौम किस तरह मुतहिद हुई और एक दूसरे का दर्द देखने में आया, हुकूमत ऑपोजिशन एक सफे पे। लेकिन अब देखा जाए हुकूमत या चंद अदारे अगर एक सफे पे हैं तो जो बाकी कौम के जो नुमाइंदे हैं किसी ना किसी शक्ल में, गैर मुंतखब भी और मुंतखब भी, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, स्टेबिलिटी का भी मसला है, खतरात हैं, क्योंकि वहाँ भी इंसार पर दुनिया चल रही है। तो सहवर रहमान साहब, चूंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया देख भी रही है। अफगानिस्तान से कल तालिबान ने भी कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी फ़ज़ाई हदूद में कुछ ड्रोन्स देखे गए। वहीं पर जनरल मैकेंजी ने यह भी कह दिया कि अफगानिस्तान तक फ़ज़ाई और ज़मीनी रसाई तक पाकिस्तान के ज़रिए होती रही माजी में, उसके लिए मज़ीद बातचीत जारी है। और दूसरी जानिब उन्होंने जो ट्रेनिंग की बात की है अपने ही अफगान फोर्सेज को जिन्होंने ट्रेन किया था, उन्होंने कहा कि पसपाई होगी, हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब ये तो एटलीस्ट वो माने कि इनकी ट्रेनिंग में कुछ खामी थी जो वो चले गए, और दूसरी तरफ जो इस वक्त फ़ज़ाई राब्तों के हवाले से बात हो रही है। देखिए, जो अफवाज होती है ना जी, ये मुल्क की जो कोई एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो इंतजामी ढांचा, उसमें जो मोराल होता है ना जी और मोटिवेशन, वो सबसे अहम उसका जुज़्व है, उनकी तरबियत का। देखिए, तरबियत, अगर अफगानों को ये कहा जाए कि वो अफगानों को मारेंगे सिर्फ अमेरिका के कहने पे, तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीजें वो नहीं समझ पा रहे, उनका मोराल नहीं वो बिल्ड कर सके। सही। और ये जी बढ़ा दी। और सैफ साहब, ये तो जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा भी कि हम उनको पकड़ के लड़वा तो नहीं सकते थे, हमने वेपन्स भी दे दिए, ट्रेनिंग भी दे दी। अच्छा, ये तो बात एक तरफ, जहां पर ये तमाम सिनेरियो कहीं वो अपनी गलतियां मान भी रहे हैं, ऑपोजिशन की तनकीद का भी सामना है अमेरिकी सदर को, लेकिन वहीं पर जो आप बात पहले कर रहे थे कि हमें अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें अपने इंटरनल मैटर्स को हल करना पड़ेगा, वो तो ऐसा नहीं लग रहा कि हल होगा। खासतौर पर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं आ रही है। अभी जो रिसेंट एक मामला चल रहा था जिसमें शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सलमान शहबाज के खिलाफ जो पूरा एक केस दायर था, उसके बाद उनको क्लियरेंस मिल गई, चिट मिल गई। शहजाद अकबर साहब मानने से इनकारी हैं, वो कहते हैं कोई केस था ही नहीं, और फिर वो केस सिर्फ सलमान शहबाज के अगेंस्ट था, शहबाज शरीफ कैसे सुर्खरू हो गए। मतलब अभी तक तो वही एहतसाब और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी इल्जाम लगाया जाता है, ये तमाम मामला अभी तक वहीं चल रहा है, करप्शन, बेज़ाब्तियां और ये तमाम मामला, इससे आगे बढ़ नहीं रहे। बिल्कुल आपने वजह पॉइंट आउट की है। देखिए, करप्शन का खात्मा जड़ से उखाड़ दें, करप्शन को बेखुनी कर दें, इससे अच्छा कोई एजेंडा नहीं है, सारी कौम उनके साथ है, लेकिन उसकी अहलियत पैदा करें। और मैं ना मानूं का ये जो मंत्रा है ये छोड़ दें। शहजाद अकबर साहब अपना इमेज, अपनी साख, अपनी हुकूमत की वो भी बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह मुआशरे में कंफ्यूजन भी पैदा होता है कि लोग अब समझ रहे हैं कि एक ही सोच से एक ही डगर में हुकूमत चल रही है कि जी हमने शहबाज को, सलमान शहबाज को या उनके बाकी जितने हुकूमत के हरीफ हैं उनको किस तरह दबाव में लाना है। अब देखें ना, इसमें जग हंसाई हुई है। पहले तो ये बात है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी दूध के धुले हुए हैं जो जिनके बारे में अब ये बरतानवी अदालत से या नेशनल क्राइम एजेंसी से एग्जॉनरेशन आई है, लेकिन बात ये है कि मैं आप पे इल्जाम लगाता हूं, मेरे पास इतने शवाहिद तो होंगे मैं साबित कर सकूं, नहीं तो जग हंसाई होगी। और जग हंसाई हो रही है। मेरे छोटे भाई हैं फवाद चौधरी, उनके चचा चौधरी अल्ताफ जो गवर्नर थे, मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, तो वो मैं कह रहा हूँ अब वो कहते हैं जी अब अगर ये ट्रायल पूरा चलता है तो इनको 25 साल सजा हो जाएगी। ये तो बल्कि इसमें ग्रेसफुली बावकार तरीके से कुछ चीजों का एतराफ कर लेना चाहिए। भले चले, एतराफ ना करने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। Exactly. लेकिन काउंटर भी नहीं करना चाहिए ना, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी दलील के। आपने सिर्फ वतीरा बना लिया कि काउंटर करना है हमने। अरे लोग यही तो कह रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना कि अमेरिका एक पुराना बिल लिया है कास्टा के नाम से, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट। अमेरिका के हरीफों को कैसे काबू में लाना, दबाव में लाना। मेरा हाल पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। सही बात, उनको दबाव में कैसे लाना, वही एनआरओ की राइट और उसी तरह से तमाम बातें
छः महीने में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वापस कुछ भी नहीं आया। लेकिन एक चीज़ पर थोड़ी सी अगर पॉजिटिव साइड देखें, डेवलपमेंट हुई है। कल जब काबीना का इजलास हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन से बहस की जाए, शेरा से गुफ्तगू की जाए, डिस्कशन की जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी इस्लाहत पर वाकई किसी बात पर पहुँचना चाहिए। तो ये आपको लग रहा है कि अच्छी बात है? फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि आज मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा, फिर अपोजिशन से हम रब्ता करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये जब इतने बड़े जो कौमी इश्यूज हों या बैन कौमी इश्यूज हों, उन पे ऑपोजिशन को, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके बाकी स्टेट, मुझे याद पड़ता है कि मादी में बहुत सी हुकूमतों ने, जिसमें फौजी हुकूमतें भी रही और सिविल भी, हम मीडिया वालों को बता, वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में बुला लेते थे। वो कहते थे हम आपसे भी राय लेंगे, क्योंकि आप लोग भी लोगों में जाते हैं और इदारों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बैन अवी टूर्स भी लगाते हैं, आप भी अपना इनपुट दें, उस इनपुट पे हम अपनी पॉलिसी में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, शामिल करेंगे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन तो फिर भी एक चेहरा है, अवाम का एक नुमाइंदा चेहरा है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन वो राय तो कोई देंगे ना कि राय, जब एक इत्तेफाक राय से कोई चीज बन जाएगी तो यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। लेकिन ऐसा लगता है कि जब कोई चारा नहीं बचता तब ऑपोजिशन के पास जाया जाता है, और आपने क्या सुनहरे दिन याद करा दिए कि मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया जाता था, खासतौर पर मीडिया को। अब तो मीडिया को कॉर्नर किया जा रहा है, और आपको पता है लफ्जी तौर पर भी, प्रैक्टिकली भी, वो चाहे जिस भी मुनासिबत से हो, मीडिया को कुछ समझा ही नहीं जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। पर देखिए, मीडिया के बारे में असल में दरअसल यहाँ पे एक अना पर मबनी एक हुकूमत चल रही है। वज़ीर आज़म को अवाम का 2.25 करोड़ का वोट तो मिला, मैंडेट, लेकिन जब वो अना से बाहर आएंगे, ये अना का होल तोड़ना पड़ता है। निज़ाम हुकूमत चलाना बड़े सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का काम है। लीनियंसी होनी चाहिए। आपने अपनी अना को नीचे करना है, अवाम की खिदमत और डिलीवरी जो है वो आपका मेन मिशन होता है। उसमें आपने अपोजिशन से भी गदागरी मैं कहूंगा, भीख मांगनी है कि जनाब अवाम के लिए ये करें। आपने मीडिया से भी रखना है तो जनाब आप रख रखाव से चलना है। मसला है ना सैफुर रहमान साहब, मशावरत चाहिए आपकी। मसला ये है ना कि मशवरा वो तब करे जब वो समझते हैं कि अगले कुल हैं, गवर्नमेंट समझती है कि हमने अगर फैसला कर लिया तो सही है, बाकी सब करप्ट हैं, बाकी सब लिफाफा हैं, बाकी सब जो है वो गलत हैं। ये असल इशू है कि खुद एतमादी रूह से जाहिर है और खुद को समझा जा रहा है कि मेरे पास सब मसाइल का हाल सब ठीक हो जाएगा। अवाम का जो हाल हो गया, कल हम एक टीवी प्रोग्राम में मेरे पास एक साथी ने एक एनालिसिस पेश किया कि जो लोग 2 वक्त की रोटी खा रहे थे वो 1 वक्त से भी अब तंग है। तो ये चीजें इस तरफ देखें, लोग कह रहे हैं, अब तो लोग ये भी कहने लग पड़े हैं कि जी आपकी करप्शन के खिलाफ जो जंग है उससे बेजार होना शुरू हो गए लोग। बिल्कुल बेजार हो रहे हैं, रोटी पानी तो नहीं आ रहे, कुछ वापस लाने का कहा गया था, 1 रुपया वापस नहीं आया, 200 अरब 400 अरब 600 अरब की बातें होती थी। ये मैं वो कहता हूँ करप्शन तो हुई है, बात तो ये है कि मैं अगर करप्ट लोगों को पकड़ना चाह रहा हूँ, मैं अपने में वो कैपेसिटी बिल्डिंग करूँ, अहलियत पैदा करूँ, इन्वेस्टिगेशन का निजाम बेहतर करूँ, तो सारा दुनिया में आप देखें। आपने ना पूरे के पूरे मामले को समेट दिया सिर्फ एक ही लाइन में कि जब अना का मसला बना लिया जाता है तो फिर आपको तनकीद हेल्दी नहीं लगती है, आपको लगता है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया अगर आवाम के हाल दिखा रहा है, महंगाई से सते आवाम दिखा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह देते हैं कि ये तो चंद एंकर्स जो हैं वो माइक लेकर निकल पड़ते हैं और प्रोपेगेंडा के तहत शो करते हैं। दे डोंट इवन रियलाइज कि ये इश्यूज एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। अगर रियलाइज करेंगे तभी उनको सॉर्ट आउट करके हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अना का मसला ना बनाया जाए और लीनियंसी दिखाई जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सैफुर रहमान साहब आपका। और इसके साथ साथ हम अब चूंकि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट अब हम मीटिंग करने जा रही है, उसमें क्या फैसले होते हैं और क्या अपोजिशन को वाकई कोई सही असर गुफ्तगू होती है या नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अगले इंतखाबात के लिए और शफाफ इंतखाबात हों पाकिस्तान में, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सब एक पेज पर हों, इलेक्शन की तरफ आगे। और इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना के हवाले से और पाकिस्तान में शराब कुछ कम हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 3.99 है। गुज़िश्ता चंद दिन से ये अंडर 4 ही है, जिसकी वजह से लोग अब जो है थोड़ा सा सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मजीद तेज़ करना हो। बिल्कुल, NCUMC के सरबराह असद उमर ने कल ये कहा है कि 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों की अब वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से हम बात करेंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब ये जो नया डिसीजन लिया गया है कि अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, क्या स्कूल्स को ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, कुछ इस हवाले से बताइएगा।
जी देखें, बिल्कुल स्कूल्स तो डेफिनेटली ऑन बोर्ड होंगे और हमारी चूंकि एक मोबाइल वैक्सीनेशन की कैंपेन ऑलरेडी चल रही थी पूरे मुल्क में, जितनी भी वैक्सीनेशंस हो रही हैं उसमें से 30% वैक्सीनेशंस थ्रू मोबाइल यूनिट्स ही हो रही थी, क्योंकि लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके कर रहे थे, तो इसलिए वो एक सिस्टम डेवलप हुआ है। तो हमें वहाँ स्कूल्स में पहुंचना और वो वैक्सीनेशन डिलीवर करना उसका कोई इशू नहीं होगा। दूसरा, ये बच्चों के जो बे फॉर्म्स होते हैं, जिसको बी फॉर्म या बे फॉर्म कहते हैं, जो कि उनकी बर्थ के ऊपर उनको नादरा में रजिस्टर किया जाता है, वो यूज किए जाएंगे और उसके थ्रू जो है वो डाटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा इन बच्चों का। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि जो बच्चों को वैक्सीन लग रही है वो कौन सी है, वो स्पेसिफिक कर रखी गई है? क्योंकि लोगों का ये बड़ा सवाल आता है कि कौन सी लगवानी है और क्या उसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? नहीं जी, देखें, ये बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में डिले हुई थी सिर्फ इसलिए कि उसका सेफ्टी डाटा और क्लिनिकल डाटा जो था वो मौजूद नहीं था। अब एक लंबे प्रोसेस के बाद बच्चों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल ये जो फाइजर और मॉडर्ना ये अप्रूव की गई है बच्चों को लगाने के लिए और ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है। इसका क्लिनिकल डाटा अब हमारे पास मौजूद है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी उसको स्टडी किया है और पूरी दुनिया में जो है वो उसका अप्रूवल मिल गया है कि ये वाली वैक्सीन जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। तो पाकिस्तान ने जो सिलेक्ट की है वो फाइजर की वैक्सीन है, जो कि हम बच्चों को इंशाल्लाह ताला बच्चों को लगाएंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि अभी तक तो हम अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं एडल्ट्स को कन्विंस करने में कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, और 8 करोड़ लोगों ने पहली डोज ही सही लेकिन समहाउ द अदर वैक्सीनेशन लगवाई है, अब दूसरी डोज का वो वेट कर रहे हैं। बच्चों के लिए कन्विंस करना बड़ों को और बच्चों को भी थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए क्या अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएंगे, किस तरह से कन्विंस किया जाएगा कि बच्चों के लिए ये जरूरी है? जी बिल्कुल, देखें, एक तो मैं समझती हूँ कि जो असद उमर साहब ने अनाउंस किया है कि 1 अक्टूबर से बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो रोक दी जाएंगी, आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बहुत सारी चीजें अगर आप लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। तो इससे मैं समझती हूँ कि एक तो ये भी इसका असर होगा कि लोगों को पता है कि ये मैंडेटरी है, इसको जरूर लगवाना है। दूसरा, अब हालात पहले से काफी फर्क है, क्योंकि जब शुरू में ये वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो लोगों का इसके ऊपर फेथ नहीं था। इवन हमारी डॉक्टर कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी घबरा रहे थे इस वैक्सीन को लगाने से, हर कोई एक वेट एंड सी की पॉलिसी पे था। मगर अब वैक्सीन के ऊपर पहले के मुकाबले में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हद तक बिल्ड हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि सिचुएशन बेहतर होगी इस दफा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब आपका। और आपने जिस तरह से बताया कि इस वक्त वैक्सीनेशन के हवाले से प्लान बना लिया गया है और इसके साथ साथ बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इस पर कन्विंस भी किया जाएगा। फाइजर वैक्सीन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बच्चों को वो लगाई जाएगी। वैसे इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं बच्चों के लिए। और बाकायदा ट्रायल्स किए गए हैं इसके, और एक रिसर्च मौजूद है जो अब तक के लिए वैलिड है, और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि रिसर्चेस चेंज हो रही हैं जैसे जैसे डेवलप हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब 12 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन तमाम को उनके बे फॉर्म के ऊपर जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हम सेफ रह सकें और एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, जहां पर कोरोना मौजूद है और कम तो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं पर एक और बीमारी जो एपिडेमिक है, और हम जब जिक्र करते हैं इसका तो कुछ सालों से ये कभी ग्राफ इसका डाउन जाता है कभी अप जाता है, और इस साल डेंगू का ग्राफ दोबारा से ऊपर जा रहा है और रोज बरोज नए नए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रोज रोज नए केसेस और तेजी से इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में और अब इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद जो है वो 217 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 डेंगू से शहरी बीमार भी हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। और फिर एक और इशू के पेशावर में भी ये सामने आ रही है। पेशावर में 240 अफराद हैं जिनमें डेंगू की तस्दीक हुई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लाहौर में बहुत से केसेस आए, लाहौर में अमवात भी हुई हैं अब तक। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि डेंगू के अवेयरनेस कैंपेन्स में दोबारा से स्टार्ट भी लिया गया है, और इसके साथ साथ जो बैनर्स और अवेयरनेस कैंपेन्स, फिर जो स्प्रे है डेंगू का वो भी शुरू कर दिया गया है। हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़, उनको भी डेंगू हुआ। हम अल्लाह ताला सबको सेहतियाब करें। इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, जो गवर्नमेंट ने प्लान्स दिए हैं उसको फॉलो करें और अपने घरों की सफाई करें, पानी खड़ा ना होने दें, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वहीं से डेंगू की मच्छर की अफजाइश होती है। और सुबह
फजर और मगरिब के टाइम पे ये बताया जा रहा है कि ज्यादा इस वक्त जो है वो फैला जाता है। सबसे ज्यादा ये साफ पानी के अंदर पाया जाता है। अपने घरों में अपने इर्द गिर्द लार्वा ढूंढें, और जैसे आपने मोहम्मद हफीज का जिक्र किया, वी विश हिम गुड हेल्थ, कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे, क्योंकि नेशनल T20 कप छोड़कर वो अब जाहिर है क्वारंटीन भी हो गए और अलग हो गए, अपने घर में वो रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फैंस थोड़े से अफसुर्दा हो गए हैं, क्योंकि उनको खेलते हुए देखकर वो काफी खुश भी हो रहे थे। उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी मिले, और इसके साथ साथ जो लोग बीमार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपना रोल प्ले कर सकें, चाहे कोविड से बचने के हवाले से है या डेंगू के बचने के हवाले से है। जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, ये बीमारियां हमें और हमारे प्यारों को मुतासर करती हैं। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूज। आज के दिन की मुनासबत से दो अहम इवेंट्स हैं। एक ये है कि जी वर्ल्ड स्कूल, दुनिया में वर्ल्ड स्कूल मिल्क डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये है कि बच्चों जो कि छोटी उम्र के बच्चे हैं और स्कूल गोइंग स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए दूध की कितनी अहमियत है। क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है कि जब स्कूल गोइंग होते हैं तो अक्सर स्कूल जाते हुए दूध की जो है मिकदार वो कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से अक्सर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। बिल्कुल, माओं की तरफ से सॉलिड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और दूध बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है उनकी खुराक से। तो इस पर हम बात करेंगे कि इसके फवायद क्या हैं, बच्चों के लिए कितना जरूरी है दूध स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए खासतौर पर। और दूसरा दिन जो अबूजर ने जिक्र किया, वो आज इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ फूड वेस्ट मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जो खुराक जाया कर दी जाती है, या एक तरफ हम देखते हैं दुनिया में ऐसा सेक्टर है जो कहत साली का शिकार भी होता है, जहां पर खुराक मिलती नहीं है, खाने को नहीं मिलता। वहीं पर एक साइड ऐसी है जहां पर खुराक को जाया किया जाता है, वो किसी भी किस्म का फूड हो सकता है। सो इस दिन की अहमियत में अवेयरनेस कितनी जरूरी है और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एंड आप हमेशा की तरह बड़ी फ्रेश लग रही हैं। सो हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। वर्ल्ड स्कूल मिल्क डे मनाया जा रहा है। ये बड़ा प्रैक्टिस भी किया जाता है और आमतौर पर हमने अपने इर्द गिर्द देखा भी है कि स्कूल जाना शुरू होते हैं बच्चे, तो माएं समझती हैं बड़े हो गए हम इनको दूध नहीं देना। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। जी, मैं प्यारी प्यारी माओं को दो बातें बताना चाहूंगी। नंबर एक, मिल्क को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, इससे क्योंकि प्रोटीन के जो जुज्व होते हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स, उसमें 9 ऐसे होते हैं जो जिस्म बना सकता है और सीमल, और 9 ऐसे होते हैं जो जिस्म नहीं बना सकता। जो जिस्म नहीं बना सकता वो 9 के 9 दूध में प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आप अपने बच्चे को रोज 1 ग्लास दूध देती हैं तो आप उसको कंप्लीट प्रोटीन दे रही हैं। आधे जिस्म बना रहे हैं और आधे आप उसको दूध के 1 ग्लास से दे रही हैं। मिल्क में इट इज अ कंप्लीट मील एक्सेप्ट फॉर फाइबर। मिल्क में फाइबर नहीं है, उसी की वजह से मिल्क थोड़ी सी आपके पास ब्लोटिंग भी करता है। माओ को तो दूसरी प्यारी बात मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द रीसेंट मेडिकल स्टैट्स 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। यानी उनके जिस्म में वो वाला एंजाइम नहीं है जो दूध के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो जब वो दूध पीते हैं वो आंतों में जाके हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, फ्लटुलेंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, ये सब होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स योर एज, यंग मदर्स लाइक यू सीमर, और आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है, क्योंकि 65% एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर वो नहीं है तो द आइडियल टाइम फॉर मिल्क कंजम्पशन इज रात का टाइम, बिकॉज दूध आपके जिस्म में रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू स्लीप, और मेलाटोनिन जब आपके जिस्म में रात को प्रोड्यूस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन कम होता है ऑटोमेटिकली। सुबह के टाइम, क्योंकि मैंने बताया मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट बट इट डज नॉट हैव फाइबर, तो उस वजह से अगर आप सुबह लेते हैं, अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट भी हैं, इसमें टेंडेंसी है थोड़ी ब्लोटिंग करने की। अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट है, आपने दूध लेना है, अपने बच्चे को या स्मूदी की फॉर्म में दें, उसके साथ आप उसको उसकी डाइट दें, डबल रोटी और अंडा, या फिर आप उसको दलिए में दें। दलिए में मैं क्यों कह रही हूँ, दलिए में मैं इससे कह रही हूँ क्योंकि जो आपके पास ओट मील होती है, जैसे जॉकर दलिया द बेस्ट दलिया, ठीक है। ओट में सॉल्युबल फाइबर होता है, बीटा पेक्टिन फाइबर की कमी पूरी कर देता है। जब हम दूध और फाइबर को मिक्स कर देते हैं वो एक कंप्लीट मील बन जाती है। तो अपने बच्चों को आदत डालें। और ये ना उन सारी माओं को भी कहना चाहूंगी जो कंप्लेन करती है हमारे बच्चों को तो दलियों की आदत ही नहीं है। मैं तो अपने क्लाइंट्स को डांट के कहती हूँ कि क्यों, जब वो पेट से निकले थे तब से ही उनको जंक फूड की आदत थी, आपने आदतें डाली। वेरी देसी सेंटेंस बट या डॉक्टर साहब आपने बात बिल्कुल ठीक की है।
आदतें डालनी पड़ती हैं और आदतें पहले दिन से नहीं डलती हैं। अगर आप बच्चे को उसको यूज टू करेंगे तभी होगा। इसके साथ साथ एक एडिशन कर दीजिएगा कि दूध के हवाले से हमने कहा कि रात को बेहतर टाइम है। एक होता है कि कई दफ़ा माएँ पिला पिला के दूध ही खाली, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये बच्चे कहते हैं बस दूध पी लो। ये आप बताइएगा कि कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए और कितनी मिकदार, मतलब एक ऐसी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना, शी इज एन अमेजिंग मदर, शी इज डन एन अमेजिंग जॉब एज यू कैन सी। बट मेरी मामा ये छोटी सी गलती करती थी कि वो नाश्ते में हमें सिर्फ दूध देती थी, कंसिडरिंग कि दूध इज अ कंप्लीट मील। ये भी गलत है। आपने फाइबर लेना है, आपने अपने बाकी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देने, आपने अपने बच्चों को अंडे जरूर देने हैं। अंडे में आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपने उसको दूसरे प्रोटीन सोर्सेज देने हैं, आपने उसको फाइबर देने हैं। दूध इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ मील। दूध कैन बी अ बेड टाइम स्नैक, दूध कैन be an addition to your breakfast snack. दूध is not a replacement for a meal. हाँ, वो लोग who have crossed their 40s, who have crossed their 50s और जिनका digestion down है and they want to be easy on their digestive tract, ठीक है, मेरी तरह जो उम्र रसीदा हो रहे हैं थोड़े से, वो रात को स्मूदीज ले सकते हैं, रात को दूध ले सकते हैं। But for kids, they need a lot of calcium. They need to grow. Their bones are growing. Their muscle tissues are growing. दूध is not a replacement. एंड डॉक्टर साहिबा, आपने अपने दोनों जवाबों में बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है जो माएँ अगर समझ लें तो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे और बच्चे हेल्दी रहेंगे। वहीं पर जो आज दूसरा एक अहम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट इज़ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ना इस बारे में पहले तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को तनकीदें तो होती रहती है, सराहना चाहूंगी कि हमारे जो हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिस नजरिए पे हमारे मुल्क की नींव, उसकी बुनियाद रखी गई है, उसी नजरिए पर हमारा सोच और हमारा अमल जो है मेजॉरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ड है। और मैं यहाँ पे बात भी करना चाहूंगी कि कोई भी उम्मत कोई भी टाइम रहती है जब अच्छे लोगों की पॉपुलेशन, पॉजिटिव सोचे, बुरे लोगों से ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का ये है कि हम रिस्क का एहतराम करते हैं, जिसमें हमारे पास मजहबी एलिमेंट भी शामिल है। रिस्क को जाया करने को हमें पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ा जरूरी है उनको अप्रिशिएट करना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। माशाल्लाह, तो हमारे यहाँ पे हम प्रॉपर कोशिश करते हैं कि हम उस खाने को किसी हकदार तक पहुंचाएं, वो जाया ना हो, चाहे वो रोटी के 2 या 3 लुकमे हैं, वो नहीं जाया होना चाहिए। तो नॉर्मली, बट अगर आपके पास बाहर के मुल्कों का स्टैट्स देखा जाए, अभी सेगमेंट से पहले भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, मुझे बता रहे थे कि 30% आपके पास जो है खाना वो बाहर यूके में, आपके पास ब्रिटेन में, एब्सोल्युटली वो आपके पास जो है वहां पर वेस्ट हो जाता है। तो ये एक फिक्राए, वो कहते हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक परेशानी की सोच है कि आपके पास तकरीबन 30% जो खाना है वो आपके पास वेस्ट हो रहा है। तो खुदा के लिए उसको किसी हकदार तक पहुंचाएं। यहाँ पर बात मजहब और उन सारी चीजों से निकल के आके माशरती इक़दार के ऊपर भी चली जाती है कि चाहे कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली, ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज अबव एवरीथिंग। हमें इंसानियत का हक तो पूरा करना है, इंसानियत का हक पूरा करना है। आपने कहा कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो भी किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम यूरोप में तो चलें ये दिन मना रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम पाकिस्तान में क्या कहेंगे? आपके पाकिस्तान में जो लोग इसकी अहमियत नहीं जानते हैं, जो लोग अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से अपनी खुराक को एक बैलेंस अप्रोच रखें, कितना खाना चाहिए और फिर कितना बचाना चाहिए और उसको ज़ाया ना करें, किसी को दे दें तो वही बेहतर है। क्या मैसेज देंगी आप? जी, सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कर दी है कि भूख रख के खाना खाओ। तो जब भूख रख के खाना खाना है, इसकी बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस पे फिर कभी बात करेंगे, अभी सोशल सिग्निफिकेंस पे बात करें। जब आप भूख रख के खाना करेंगे, आप अपनी प्लेट भी उसी हिसाब से भरेंगे, आधी भरेंगे। चाइनीज भी प्रोवर्ब है कि आपको अपनी प्लेट फिनिश करनी होती है। अगर आप बेसिक एथिक्स और बेसिक मॉरल्स का ख्याल रखेंगे तो आप खाना वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो इतना ज्यादा बफे में भी हम लोग काफी कुछ जगहों पे खाना वगैरह भी वेस्ट हो जाता है, जब हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे, जब हम ह्यूमैनिटी की लिमिट्स के अंदर रहेंगे, सोशल इक़दार के अंदर रहेंगे, और हम जब लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे डिजास्टर्स नहीं होंगे। आप उतना बनाएंगे ही नहीं, आप उतना खाएंगे ही नहीं, आप उतना डालेंगे ही नहीं अपनी प्लेट में। बिल्कुल सही, और खाना ज़ाया भी नहीं होगा। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो जाता है, लेकिन वहीं पर बहुत सी एनजीओज और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो कमर्शियल पॉइंट्स हैं, वो चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, शादी हॉल्स में जो खाना बच जाता था, हमने बहुत से ऐसे लोगों से भी मुलाकात की और यकीन जानिए बड़ा हम इम्प्रेस हुए जो वो बचा हुआ खाना मुस्तहिकीन और गरीब लोगों तक पहुंचाते थे। बाकायदा दस्तरखान लगते थे जहां पर जाकर उनको वो फूड प्रोवाइड किया जाता था। तो ये भी एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, अगर इसमें भी हम सपोर्ट करना शुरू कर दें ऐसे लोगों को जो इनिशिएटिव लेते हैं।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। इस बात को जितना सराहा जाए और इस बात की जितनी तबलीग की जाए उतनी कम है। वैसे भी कहते हैं कि हक की तबलीग तो आपको मरते दम तक करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, चूंकि अब हम आज इसकी अहमियत के बारे में बात भी कर रहे हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि खुराक जो है वो आपके लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही खाएं। आपने कहा कि उस पर फिर कभी बात करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप क्विकली उस पर भी बता देंगे, क्या वाकई ज़्यादा खाने से बंदा परेशान हो जाता है? कि क्विकली आप 2 मिनट बात करें इस पर। आई वुड लव टू। मैं बताती हूँ, हमारे जो ब्रेन का एपेटाइट सेंटर होता है, जो सिटाइटी सेंटर होता है, विच मीन्स कि जो आपको बताता है कि आपका पेट भर गया, दिमाग हाइपोथैलेमस से स्टमक को सिग्नल्स भेजता है, नाउ स्टॉप ईटिंग। वो आपका पेट भरने के 20 मिनट बाद एक्टिवेट होता है। यानी मुझे 20 मिनट तक पता नहीं लगेगा अगर मेरा पेट भर भी गया है। अब अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का ख्याल रखती हूँ और इस बात को ओबे करती हूँ कि मैंने भूख रख के खाना खाना है, तो मैं अपने स्टमक और अपने हाइपोथैलेमस को मौका दे रही हूँ कि वो एक दूसरे के साथ ताउन करके कम्युनिकेट कर लें कि अगर मेरा पेट भर गया है मुझे 20 मिनट बाद पता लग जाएगा और मैं उसके बाद खाना बंद कर दूंगी। क्योंकि अगर उसके बाद मैं खाना लूंगी वो मेरे स्टमक को बर्डन करेगा, स्टमक जरूरत से ज्यादा तेजाब सिक्रीट करेगा, तो सारे फिर हेल्थ इश्यूज आपके पास। आपकी ये बात बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इससे मुझे एक चीज ये भी याद आ गई कि आप जब अपने रिस्क में, यानी वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान में महंगाई की, और उसमें सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान है। पाकिस्तान की तारीख में इस कदर डॉलर ऊपर नहीं गया जो इस वक्त है, और 171 रुपये 50 पैसे पर इस वक्त डॉलर जो है इंटर बैंक और 172 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। ये क्या सूरत हाल है? ये इसकी वजह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो आपके कर्जे वो भी बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में महंगाई है उसका ग्राफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और वो ग्राफ चाहे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हो, वो चाहे LNG और CNG के हवाले से हो, वो चाहे ट्रांसपोर्ट की वजह से जो फूड ट्रैवल करता है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान उसकी कीमतें बढ़ने के हवाले से हो, किरायों के हवाले से हो, फिर वो ट्रिकल डाउन करते करते एक रोटी की कीमत के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। और किस तरह से ये मुतासर कर रहा है आम आदमी को। हुकूमत की तरफ से तमाम तर इकदाम के बावजूद रुपए की जो गिरावट है उसका सिलसिला मुसलसल जारी है। इस पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या हालात बेहतर होने वाले हैं या इसी तरह से स्लैब्स क्रॉस करता रहेगा डॉलर? 170 से ऊपर नहीं गया था, अब दोबारा एक बार फिर नया रिकॉर्ड जिसे कहते हैं मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 170 प्लस के ऊपर है डॉलर। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो डिफरेंस है वो हम सब जानते हैं। फारूक साहब, हालात बेहतर होने वाले हैं या ये सिलसिला अभी आगे जाना है? देखिए, मई और सितंबर के दौरान, मतलब मई में कोई 152 रुपए का डॉलर चल रहा था, आज वो 172 पे कहीं चल रहा है। 20 रुपए सिर्फ 4 महीने में गिर जाना, ये पिछले 40 साल में तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी 4 महीने के दौरानिये में इतनी स्टीप फॉल है, इतनी तेजी से रुपया जो है वो गिर जाए। आपने जिक्र किया आम आदमी के ऊपर इसका बोझ जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह ये है कि अगर आप एक नज़र दौड़ा लें कि पाकिस्तान इस वक्त क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, और अगर 20 रुपए डॉलर के सामने रुपया सिर्फ 4 महीने में गिर गया है, जिसका मतलब ये बनता है कि तकरीबन 13% इन अबाउट 4 मंथ्स। तो आप सोचिए कि पेट्रोल अगर आलमी मंडियों में ना भी बढ़े, अगर डीजल आलमी मंडियों में उसकी कीमत ना भी बढ़े, फिर तो पाकिस्तानी रुपयों में पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास इंपोर्ट हो रही है, मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, खाद इंपोर्ट करते हैं हम, हत्ता कि चाय इंपोर्ट होती है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, दालें इंपोर्ट होती हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, मिर्चें इंपोर्ट होती हैं। तो मेरा खदशा इस चीज का है कि रुपया इतनी तेजी से गिरा है, इसके नतीजे में एक बड़ा महंगाई का एक नया तूफान। एग्जैक्टली फारूक साहब, इसमें कोई शक नहीं है, नया तूफान आ रहा है। पहले भी तूफान चल रहे थे, एक और उसमें ऐड हो जाएगा। ये बताएं कि गवर्नमेंट तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जी फ्री फ्लोट है, कुछ लोग कहते हैं जी IMF की वजह से कंडीशन है कि फ्री फ्लोट करना है। बेसिक वजह क्या है? आपने कहा तारीख में ऐसे नहीं हुआ, 13% जो है गिरावट नजर आई 4 महीने में। आपको क्या 2 से 3 वजूहात बताएं जिसकी वजह से इतनी तेजी से ये रुपया गिर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि हमने जुलाई और अगस्त के महीने में जो इस माली साल के पहले 2 महीने हैं उसमें तकरीबन 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डाली। ये भी एक हिस्टोरिकल हाई है। आपको कोई 2 महीने का दौरानिया ऐसा नहीं मिलता जिसमें हमने 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ली हो। और 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट का मतलब ये है कि ये डिमांड फॉर डॉलर्स है, और सप्लाई फॉर डॉलर्स जो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 4 सवा 4 बिलियन 4.5 बिलियन 2 महीने के पीरियड से ज्यादा नहीं बढ़ रही।
तो 7.5 अरब डॉलर का सिर्फ 2 महीनों में तजारती खसारा जो पहले कभी देखा नहीं गया। तो बुनियादी वजह तो ये है, देखिए वो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि करेंसी इज ऑल्सो कमोडिटी, यानी कि वो भी एक अजनास का आइटम समझ लीजिए। अगर आप लाहौर में रहते हैं, अगर वहां पे चीनी की किल्लत हो जाती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा रहती है, तो जाहिर बात है चीनी की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो यही हाल होता है डॉलर के साथ भी। तो बुनियादी वजह तो ये है। एक एडिशनल वजह ये बताई जा रही है कि अफगानिस्तान के पास डॉलर जो है वो खत्म हो गए हैं, उनके वर्ल्ड बैंक ने सस्पेंड कर दिए हैं, अमेरिका ने 9.5 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए हैं, IMF ने अपनी इमदाद और मदद बंद कर दी है, यूरोपियन यूनियन डॉलर भेजा करता था उसने भी बंद कर दिया है। तो 5 से 7 मिलियन डॉलर हमें जो मनी चेंजेस बताते हैं कि वो पाकिस्तान से जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ, वो एक एडिड प्रेशर आप समझ लिए। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि डॉलर बाहर जा रहा है और आपकी अपने रुपए की कदर जो है वो कम हो जाती है। लेकिन फारूक साहब, गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी लॉजिक ना मान रही है, ना इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, और इसका रीजनिंग जो है वो भी नहीं दे पा रही है, जैसे अबूजर ने जिक्र किया। लेकिन सवाल तो आवाम पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, वो ये भी नहीं पूछते कि रुपए की कदर कम क्यों हो रही है, वो ये पूछते हैं कि महंगाई क्यों हो रही है, और गवर्नमेंट उसका जवाब ये देती है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर जवाब ये दिया गया, जी हम तारीख का कम तरीन टैक्स ले रहे हैं, वो चाहे लेवी की मद में हो या किसी भी मद में हो, दुनिया से हम फिर भी सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं आपको। आप हमारी फूड, जब हम ग्राफ का जिक्र करते हैं जिसमें तमाम अशिया खुरोनोश आ जाती हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्या महंगाई का जवाब दे पाएगी हुकूमत आवाम को? देखिए, हुकूमत के दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो मैं समझता हूँ कि तेल के हवाले से हैं, वो दोनों आर्ग्यूमेंट दुरुस्त हैं। वाकई में जो इस वक्त हुकूमत टैक्स लगा रही है, जिसको हम PDL कहते हैं, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, वो कोई 5 रुपए लीटर है। लेकिन खदशा इस चीज का है मुझे कि IMF के साथ हम जा रहे हैं अक्टूबर 4 को, दोबारा से उनके कोशिश करेंगे उनके प्रोग्राम में चले जाएं। जो हमने बजट दिया था उसमें हमने IMF से ये वादा किया था कि तकरीबन 610 अरब रुपए, ये खास तौर पे बजट में अमाउंट लिखी गई है कि हम PDL जो है, टैक्स जो है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो 610 अरब रुपया लगाएंगे, जिसका मतलब ये बनता है कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर। इस वक्त हुकूमत जो है वो 5 रुपए लीटर ले रही है। तो अगर हम IMF के प्रोग्राम में वापस जाते हैं, वो किस तरह 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, उसके नतीजे में और महंगाई क्या होंगे। डेफिनेटली बिल्कुल सही अगर आपने सीधा सीधा 30 रुपए भी ऐड करें तो 150 रुपया पर लीटर पेट्रोल जा सकता है। अगर ये लेवी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, और अगर ये ना बढ़े तो भी प्रॉब्लम। IMF के साथ डील करने के लिए भी इशू है। IMF को बहुत बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट है महंगाई करने में। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसके साथ ही मुंसलिक है, वो भी कल बहुत बात हो रही थी, बल्कि कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर पर भी इस पर बात हुई कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। 122 अरब डॉलर से ज्यादा होने का इंकशाफ हुआ है, और ऑब्वियसली जब डॉलर महंगा होगा तो डॉलर में वापसी करनी होती है, वो कर्जे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको कैसे डील करेंगे हम तो समझ में नहीं आ रहा इस वक्त गवर्नमेंट को। देखिए, तरीके तो अवेलेबल हैं, लेकिन हुकूमत की शायद नीयत भी नजर आती है, लेकिन काबिलियत का एक फुकदान लगता है। आप एक अंदाजा लगाइए कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सालाना कितने नुकसान करती है। यानी कि कोई 400 अरब रुपया हम सिर्फ बिजली के शोबे में नुकसान कर देते हैं, कोई 500 अरब रुपया सालाना नुकसान है जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसमें PIA, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान स्टील भी शामिल हैं। ऐसी कोई 195 इदारे हैं हुकूमती बिजनेस कर रहे हैं जो नुकसान करते हैं। तो अगर ये नुकसानात किसी तरह कम कर लिए जाए तो फिर रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं। हुकूमत नुकसानात भी इतने कर रही है, कर्जे भी मजीद लेती चली जा रही है उन नुकसानात को पूरा करने के लिए। तो वो जिसको हम कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कि एक जाल में फंस जाएंगे, जिसको कर्जों के जाल में फंस जाएंगे, और फिर मजीद कर्जे लेते हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए। तो ये सिचुएशन जो है वो हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंजिंग है। और आपने कहा कि काबिलियत का फुकदान लगता है, लेकिन वहीं पर अपनी कैपेसिटी में हुकूमत बहुत से इकदाम कर भी रही है, कोशिशें कर भी रही है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं रीजनिंग ये दी जाती है कि हमें एब्सोल्युटली नॉट कहने का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये रीजन भी गवर्नमेंट जो है वो सामने ला रही है। हाँ, अलबत्ता बैंक्स के हवाले से या स्टेट बैंक ने जो इंपोर्ट्स आपने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा है, गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की है, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए इकदाम कर रही है। क्या आपको लग रहे हैं कि ये फ्रूटफुल होंगे, कुछ अगले 10-15 दिन में उसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, जब मेरे घर में बीवी कंप्लेन करती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है,
तो मेरा जवाब ये होता है कि महंगाई पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम मेहनत ज्यादा शुरू कर दें और आमदन बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कई सालों से जब भी इंपोर्ट बढ़ती है तो कोशिश ये की जाती है कि जी हम किसी तरह इंपोर्ट को कंट्रोल करें, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएगी। और उसकी वजह यह है कि आप सोचिए कि तकरीबन 25% हमारी जो टोटल इंपोर्ट है वो तो तेल है, LNG है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो कम नहीं कर सकेंगे। तो हमारी फोकस ये होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को किसी तरह बढ़ाएं और वो जो तजारती खसारा हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट कम करने की कोशिश करें, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश या फोकस उस पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो अब फारूक सलीम साहब आपने बात बिल्कुल ठीक की कि इंपोर्ट्स को देखना होगा, एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम क्या कर सकते हैं इंडस्ट्री में उसको भी देखना होगा। तो अगर क्विकली आप समराइज कर दें कि क्या ये जो देखने के हवाले से बात की जाए, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, रेमिटेंस को, इंटरनल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं स्टेट बैंक की, आपको लग रहा है कि 4-6 महीने में कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप वन लाइनर दें तो। देखिए, बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गैर यकीनी की फजा, ये हमेशा कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी गैर यकीनी की फजा है, हमें पता नहीं कि हम IMF में जाएंगे नहीं जाएंगे। अक्टूबर के महीने में सब कुछ साफ सामने आएगा। हमें पता नहीं कि FATF ने हमारे हक में फैसला करना है, हमारे खिलाफ फैसला करना है। हमारे वजीर खजाना का पता नहीं कि वो अक्टूबर 15 तक रह पाएंगे, उनका इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और साथ ही साथ अफगानिस्तान, कोई बात नहीं फारूक साहब, घबराना नहीं है आपने। 200 लोगों की टीम मौजूद है इनके पास, वो कोई ना कोई और ले आएंगे। अभी तो सिर्फ 6 गए हैं, अभी 194 पड़े हुए हैं। ये उम्मीद रखें। जी, आपने टीम की तब्दीली तो देखी है कि 4 वज़राए खजाना तकरीबन 37 महीने में 8 से 9 महीने से ज्यादा का टेन्योर औसतन एक वजीर खजाना को नहीं मिल रहा, तो टीम कहाँ बनेगी? 7 के करीब जो है वो FDR के चेयरमैन बदली हो चुके हैं, तो टीम कैसे बनेगी? पहले टीम बनाई जाएगी, फिर वो मंसूबा बंदी करेगी, फिर उन मंसूबों पे अमल होगा, तो फिर जो नताइज हैं वो अगले 2 सालों में मेरा खदशा है कि कहीं सामने आने वाले नहीं। अगले 2 साल में नताइज सामने नहीं आ सकते अगर इसी तरीके से बात की जाए, प्लान किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका फारूक सलीम साहब, क्योंकि टीम आपके पास जो भी हो, अगर आपको उनको खिलाने के तरीका मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कि अगर आप टीम बनने ही ना दें, 4-6 महीने बाद ऑन एवरेज आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर आप मिनिस्टर्स तक बदलते रहें, तो फिर ऑब्वियसली उनको परफॉर्मेंस न करने का टाइम मिलता है, ना प्लानिंग करने का टाइम मिलता है और ना ही इंप्लीमेंट करने का टाइम मिलता है। छोटी सी लाइटर नोट पे बात ये कहूंगी, अबूजर ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, हर 4-6 महीने बाद कोई नया बंदा आता है, वो जब तक सीखता है, समझता है, ऑलरेडी वो मिनिस्टर होते हैं, ऑलरेडी वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको आपने क्या ट्रेन करना है? उनको तो आपने सिर्फ सही काम लेना है। अगर आपसे सही काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आपको काम करवाना नहीं आता, अदरवाइज उन शख्सियात में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं। बॉटम लाइन इस सारी चीज की है कि आवाम को अभी रिलीफ नहीं मिलने वाला, बल्कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आने वाला है, खासतौर पर 4 अक्टूबर के आसपास जब हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है और गवर्नमेंट इसको कैसे डिफेंड करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख की मुनासबत से पाकिस्तानी कॉमेडियन और अदाकार को हम याद करेंगे, मिर्जा शाही, जिनकी पहली बरसी मनाई जा रही है। मिर्जा शाही का असल नाम मिर्जा असगर बेग था और उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में मिर्जा शाही के नाम से मकबूलियत हासिल की थी। मिर्जा शाही का ताल्लुक कराची से था और 1965 में पाकिस्तानी फिल्म बहाना के एक गाने में उन्होंने परफॉर्म किया और अपने करियर का आगाज़ किया। मिर्जा शाही चकोरी, छोटे साहब, नौकर वोटीदा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो निजी टीवी पर नशर होने वाले मकबूल कॉमेडी ड्रामे नादानिया में भी काम कर चुके हैं। और उनके चचा कमाल के तौर पर उनकी कॉमेडी अदाकारी को इस ड्रामे में बेहद पसंद किया गया था और मोइन अख्तर के साथ उनका ड्रामा ईद ट्रेन भी मद्दाहों को काफ़ी पसंद था और इसके अलावा भी कई ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। गुज़िश्ता साल यानी कि 29 सितंबर 2020 को बवजह कोरोना उनकी वफ़ात हुई थी कराची में, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, हम उनके लिए दुआ गो हैं और ऑब्वियसली उनकी जो खिदमत है पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जब हम क्राइम की बात करते हैं और क्राइम सिचुएशंस की बात करते हैं, यहाँ के इंसिडेंट्स एक्चुअली आपको परेशान करके रख देते हैं कि लाहौर जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पर सेफ सिटी अथॉरिटी है, जहाँ पर लाहौर पुलिस इतनी विजिलेंट है, उनके पास इतने स्क्वाड्स हैं, वो चाहे PRU हो, वो चाहे डॉल्फिन हो और तमाम सिचुएशन हो, लेकिन उसके बावजूद
डकैती की एक वारदात जो मुजाहमत के दौरान एक शख्स को कत्ल कर जाए, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। डकैती के दौरान एक लेडी डॉक्टर को कत्ल किया गया, और ये वाकया जो है वो मुझे लगता है सोचने पर मजबूर कर देगा हमारे फोर्सेस को कि कैसे हमने सिचुएशन को बेहतर करना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर में आए रोज डकैती कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं, और ये रिसेंट जो वाकया पेश आया है वो लाहौर के इलाके डिफेंस में पेश आया है, और वाकया जो है उसमें नामालूम मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने डॉक्टर खौला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और पुलिस का ये कहना है कि मकतूला लेडी डॉक्टर का पर्स और मोबाइल फ़ोन वहाँ से गायब है, और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक DIG ऑपरेशन सोहेल चौधरी ने यह भी कहा है कि लेडी डॉक्टर के कत्ल का नोटिस तो ले लिया है, और हम सेफ सिटी कैमराज की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये दौरान मुज़ाहमत कत्ल था, यानी कि डकैती की वारदात थी, तो ऑब्वियसली CCTV कैमराज चूँकि लाहौर के हर कोने पर लगे हुए हैं अपेरेंटली, तो उनके हवाले से अगर ये डिटेल सामने आ जाए तो फिर पुलिस को मजीद देखना होगा कि वो कब मुलजिमान को पकड़ते हैं और फिर को सजा दिलवाते हैं। अगर वो कैमरास काम कर रहे हुए तो सेफ सिटी के अक्सर कैमरास काम ही नहीं कर रहे होते। अक्सर जगहों पर आपको चालान स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो शवाहिद नहीं मिलते जो आप अदालत में पेश करें। मुलजिम अगर पकड़ा भी जाए तो जब चालान प्रॉपर पेश नहीं होता तो फिर अदालतें जाहिर है मजबूर होती हैं, बाउंड होती हैं, कानून में जो सबूत दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन हो। लेकिन आई थिंक इन इश्यूज को, इन इंसिडेंट्स को टेकअप करना पड़ेगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हम क्राइम की सिचुएशन और पीस की सिचुएशन को इंटैक्ट रख सके। कल एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया जी कान्हा के इलाके में, जहां पर कोलीग ने घर का सामान शिफ्ट करने के दौरान एक लेडी डॉक्टर को ज्यादती का निशाना बनाया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है जी। निजी कंपनी की ऑफिसर थी जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो नाज टाउन में घर किराए पर लिया उन्होंने, और फिर सामान शिफ्ट करने के लिए उन्होंने अपने दफ्तर के एक साथी को बुलाया ताकि उनकी मदद कर सके। शहरियार नामी ये शख्स है जिसने खातून के साथ ज्यादती की और फिर वहाँ से फरार भी हो गया, और मुतासरा खातून ने जो कि कोयटा की रहायशी हैं, डॉक्टर भी बताई जा रही हैं, उनके मुताबिक उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया है और उनकी मदियत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम का ताल्लुक नारोवाल से बताया जा रहा है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में इस तरह के अनासर मौजूद हैं, या वो डकैती की वारदातें करते हों, घरों में जाकर डकैती करते हों, कत्ल करते हों, या फिर इस तरह के ज्यादती के वाक़यात में भी वो शामिल हों। और बहुत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने ज्यादती के वाक़यात चाहे बच्चों के साथ हों, बड़ों के साथ, ख़वातीन के साथ हों, वो रिपोर्ट भी किए, उस हवाले से मुलजिमान को पकड़ा भी जाता है। लेकिन अफसोस की बात वही कि चालान उस तरह से मौजूद नहीं है, तगड़े चालान जो कि उनको सजा दिलवा सकें, और फिर हमारी जो सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उनमें उनको सजा मिले और फौरी मिले, इसमें अभी बहुत से काम बाकी है। बिल्कुल, लेकिन वहीं पर ये सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप अपने सगे रिश्तेदारों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कॉलीग्स और अपने इर्द गिर्द के लोग खुदारा अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद भी उठा लीजिए। ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फोर्सेज और पुलिस तो काम कर ही रही हैं, कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता, और उनको तनकीद का निशाना बनाया भी जाता है, उनसे जवाब भी तलब किया जाता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हम सबको खुद भी विजिलेंट होने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, और जहां पर हम पॉलिटिकली और बहुत से एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, वो चाहे गवर्नमेंट की गवर्नेंस का हो या गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के टकराव का हो, वहीं पर कल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने जो बयान दिया है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ राय जिंदा जमातों में होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नून लीग जो है वो इंटैक्ट है और हमारा एक ही बयानिया है, और वो बयानिया नवाज शरीफ से आता है। जी, एक ही बयानिया। और उन्होंने कहा कि इस वक्त नून लीग वाहिद पार्टी है जो कि लंबी रेस का घोड़ा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बयानी से फायदा ये होता है कि लोगों को फोकस करने में मदद मिलती है। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ वो गुफ्तगू करते हैं अक्सर प्रोग्राम में और डिस्कस करते हैं ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो अंजुम साहब, ये जो मरीम साहबा का बयान है, एक दफ़ा फिर उन्होंने बेसिकली तमाम जो रिफ्ट थे उनको दूर करने की कोशिश की, उन्होंने कह दिया है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो हम एज ए लीडर मानते हैं सभी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक बयानिया होना बड़ा जरूरी है, और मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा इफेक्टिव है। और ऐसा लगा कि कल के प्रोग्राम का जवाब दिया उन्होंने, आपके ही तज्जिए का जवाब दिया, जो हम कह रहे थे ना 2 कश्तियों में सवार, उन्होंने कहा एक ही कश्ती है हमारी जी, और एंड तक वही जाएगी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कश्ती एक ही। लेकिन जो वो बात कर रही हैं आज, जो उन्होंने बात की है कि हमें अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ के बयानिया ही जिताएगा, बिल्कुल, ये उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कहा। अच्छा, इसका मतलब जो वो ये कह रही हैं कि जो है वो खुशामद से या मुफाहमत के साथ जो है वो इदारे नहीं मानेंगे, इनको मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं पड़ता है। नहीं, वो ये कह रही हैं जो कि
कि नवाज शरीफ के बयानी के साथ इलेक्शन जीतेंगे, यानी कि हम ताकत के जरिए जो है वो सामने वाले को झुकाएंगे और ताकत के जरिए अपनी बात बनवाएंगे और टकरा कर हम अपनी बात बनवाएंगे और मुजाहरा करके हम अपनी बात बनवाएंगे वो। और जो दूसरा बयानिया है कि हम मुफाहमत के साथ या खुशामद के साथ या हम्बल होने के साथ जो है हमें गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इलेक्शन मिलेगा और मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। वो कहेंगे मुस्लिम लीग नून ऐसे नहीं जीतेगी। मुस्लिम लीग नून को जो है वो मुफाहमत के जरिए उसकी जीत मुमकिन नहीं है। उसकी जीत के लिए जो है वो जरूरी है कि ताकत का मुजाहरा किया जाए और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक टकराने की हिम्मत पैदा करे और मुस्लिम लीग नून जो मजबूर कर दे इदारों को कि वो उसे मुनसिफाना इलेक्शन दें। ये बात जो है वो ऑपोजिट है वो बात की जो ऑपोजिट तो होगी कि मुफाहमत की बात से टोटल ऑपोजिट। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये इतना इफेक्टिव हो गया? उन्होंने कहा प्लेट पे रखकर नहीं जानिब देता इंसाफ, आपको हक लेना पड़ता है। ये वो ले लेंगे जो घर में घुसकर मारता है जो नौशहरा के। आपको लग रहा है कैसे हो जाएगा? देखिए मेरा ख्याल ये है कि इदारे इतने कमजोर शायद अभी नहीं हुए कि वो मरीम नवाज की धमकी से या ताकत से या लोगों के मुजाहरे से या सड़कों पे आने से या टकराने से जो है वो झुक जाएं और इनकी बात मान लें। लेकिन मरीम नवाज पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करना उनका काम है। मैं तो तजिया कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि टकरा कर ही ताकत का मुजाहरा करके ही झुकाया जा सकता है, एग्रेशन दिखाना होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन कल कुछ अलग कॉन्फिडेंस भी नजर आया, खासतौर पर बरतानिया की अदालत से जो ऐसा फैसला आया। उन्होंने कहा हुकूमत की जबानें बंद हो गई हैं, वो चाहे बेज़ाब्तगियों की हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, करप्शन की हो। बरतानिया का जो डिसीजन है उससे साबित हो गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सुर्खरू हुए हैं और उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है। अच्छा, इसमें मतलब एक बात तो क्लियर है कि नैब की तरफ से बरतानिया नैब का नुमाइंदा गया था और उन्होंने बरतानिया का जो एनसीए है उसको असिस्ट किया था कि वो शहबाज शरीफ के बेटे सलमान के वो सीज करें और सीज को ना खत्म करें। पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि सलमान शहबाज को क्रिमिनल साबित किया जाए और शहबाज शरीफ के हवाले से किया जाए। शहबाज शरीफ का उसमें नाम नहीं था, ये सच है। ये जो है वो शहजाद अकबर दुरुस्त कह रहे हैं कि मुकदमा शहबाज के खिलाफ नहीं था। लेकिन अंजुम साहब ऑब्वियसली इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा तमाम कारोबार सुलेमान देख रहे हैं। अगर सुलेमान पर इल्जाम लग रहा है तो इनडायरेक्टली शहबाज साहब पर लग रहा है, और अगर सुलेमान जो है वो क्लियर होते हैं, विंडिकेट होते हैं, तो उसका मतलब डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो शहबाज शरीफ पर तो पड़ता है ना, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, सलमान जो है वो बेटे हैं शहबाज शरीफ के, और जो पाकिस्तान के इन इदारों ने वहां बरतानिया जाके साबित किया, ये कहते हैं हमने नहीं किया, लेकिन ये इसका सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि नैब का नुमाइंदा वहां गया, फिर उसकी एफआईए का नुमाइंदा गया। ये इन्होंने कोशिश की, लेकिन बात यह है कि ये एक झटका लगा है पाकिस्तान की नैब को भी और एफआईए को भी और इमरान खान को भी झटका लगा है। अब अगले जो है वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने 25 बिलियन रुपए जो हैं वो बाहर से गैर कानूनी तौर पर इनके अकाउंट में आए हैं और 7 अरब रुपए जो है इनके अकाउंट में आए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग है जो पाकिस्तान में मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन ऐसे लगा है कि बरतानिया में जैसे वो उन्हें क्लीन चिट मिली है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कितनी अजीब बात है। पहले आप इल्जाम लगाते थे शहबाज शरीफ ने अपने बेटे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके अकाउंट्स को यूज किया, यहाँ से पैसे भेजे। जब बेटे को क्लीन चिट मिल गई तो आप कह रहे हैं जी हम तो इसमें तो शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं है, ना वो सुर्खरू हुए हैं, ना वो उनको क्लीन चिट मिली है। तो ये आपने एकदम से अपना ही बयानिया चेंज कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों दुरुस्त कह रहे हैं, ये शहजाद अकबर ये दुरुस्त कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पहले ये कहते थे कि सलमान शहबाज के अकाउंट्स के जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी ठीक कह रही है कि सलमान के खिलाफ जो एविडेंस दिया पाकिस्तान की इन इदारों की तरफ से वो शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कह रहे हैं, तो वो भी ठीक कह रहे हैं। उससे मसला क्या होता है कि लोग देखते हैं कि जो करप्शन के खिलाफ मुहिम थी वो कहां पे है। 3 साल गुजर गए, 1 रुपया वापस नहीं आ सका। इसका मतलब फूल नताइज ना हो, प्लानिंग अच्छी ना हो, या कुछ नहीं होता। एक बात समझने की है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है इसको साबित करना बहुत मुश्किल और बड़ी महारत का काम है, और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इदारों के पास वो महारत नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ के खिलाफ शायद ये साबित ना कर सके। अब ये तो साबित है
कि एवन फील्ड में जो है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नवाज शरीफ ने खरीदी, लेकिन सबूत नहीं है। ये साबित नहीं कर सकते पैसे लेकिन कैसे ये आए? साबित है कि रिश्वत का पैसा आया कहां और से उनके आया? पास गया। रिश्वत के पैसे का रूट जो है वो पाकिस्तानी इदारे नहीं बता सके, और ये एक वो है, ये नैब की नाकामी है, आप कह सकते हैं। देखिए जी, ये नैब की नाकामी है या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कामयाबी है, महारत है। अब महारत आपने कहा, आप उसको लेकिन क्रिमिनलाइज आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हो गया 3 साल से एक ही बात, करप्शन, बस बेजाब्तगी, पैसे ले गए, लूट गए, खा गए पाकिस्तान को, और फिर आप एक भी चीज साबित उस तरह से ना कर सके, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल या निशान नहीं खड़ा हो जाता? ये जो आपने कहा अपनी क्रेडिबिलिटी, अब इमरान खान की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी, और इमरान खान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर इमरान खान ये साबित ना कर सका कि इमरान जो है वो करप्शन करते थे ये लोग, कि ये करप्ट थे, अगर नवाज शरीफ ने ये साबित ना किया कि ये करप्ट थे या इन्होंने पैसे लूटे हैं, तो नवाज शरीफ की अपनी लुटिया जो है वो उल्टी हो जाएगी। तो नवाज शरीफ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने बयानिए को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए वो साबित करेगा कि इमरान खान साहब जो है वो करप्शन भी साबित नहीं करवा पाए, जो भी इदारों के थ्रू हेल्प की या जो भी केसेस बने, लेकिन अभी तक वो सामने तो चीज नहीं आ सकी। दूसरी तरफ लोगों को रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ना कुछ समझ में आ रही है। असल में भाई मातम हो रहा है घरों में, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। आप तो मतलब अपर क्लास के लोग हैं ना, ज्यादातर हाई लेने वाले नहीं सर, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो महंगाई से टका के मुतासर हो। भाई आपको अंदाजा नहीं है कि जो आदमी जो है वो 30,000 या 40,000 तनख्वाह ले रहा है, उसके घर में मातम हो रहा है, उसके बच्चों के पास जूते नहीं है, उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं है, स्कूल का यूनिफॉर्म वो खरीद नहीं सकता, स्कूल की फीस वो दे नहीं सकता, और अगर किराए में रह रहा तो फिर तो अल्लाह, मेजॉरिटी परसेंटेज किराए पर रहती है, और कोई खुदा ना खास्ता महीने एक शख्स भी फैमिली में बीमार हो जाए, पूरा बजट जो है जो पहले ही पूरी नहीं पड़ रही होती है, आप लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज के अंदर आपको झगड़े, लड़ाइयां, रंजिशें, मजालिम और हालत खराब नजर आ रही है। और ये क्राइम में जो इजाफा हो रहा है, अभी आप जो बात कर रहे थे, ये स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की वजह जो है वो गुर्बत में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, अपोजिशन के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अपोजिशन जो है वो अपने आप को गरीबों के साथ जोड़ नहीं पा रही, अपोजिशन ये साबित नहीं कर रही कि हम लोगों की नुमाइंदा है, ऑपोजिशन नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो हमारा कौन सोचेगा फिर? आवाम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अल्लाह से रहम की दुआ मांगे। अगर इतनी मायूसी आ गई तो लोग सड़कों पे फिर लोगों को कपड़े फाड़ेंगे, लोग सड़कों पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा होगी और एक अफरा तफरी की सूरत-ए-हाल पैदा होगी। अल्लाह ना करे वो सूरत-ए-हाल आए। लेकिन अंजुम साहब, अल्लाह ना करे वो सूरत-ए-हाल आए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर नहीं पा रही एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस वाइज, पॉलिसीज वाइज, तो फिर लोग देखते हैं अपोजिशन की तरफ, जैसे कि माजी में होता रहा कि अपोजिशन बाहर निकले, लोग साथ देते हैं और फिर लोग चाहते हैं गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। अपोजिशन यहाँ पर मुफाहमत या मुजाहमत या उसी के दरमियान अभी फंसी हुई है, पीडीएम खत्म हो चुकी, तो लग रहा है वो भी फोकस नहीं, उसकी वजह से आवाम परेशान और सड़कों पर आएगी तो लोग समझते हैं कि शायद उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन सड़कों पर लाएगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा लगता है नफ्सा नफ्सी है सियासत में भी, हर कोई अपना अपना सोच रहा है, अपना अपना बयानिया चाहिए, अपना दामन क्लियर करने के हवाले से हो या अपने इकदाम दिखाने के हवाले से हो। आवाम कहाँ है ये सोचना होगा उन लोगों को जिनको आवाम ने न सिर्फ मुंतखब किया है बल्कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया है, ये एतमाद करके कि उनको रिलीफ मिलेगा। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के दिन की मुनासबत है, एक अहम दिन, अहम डिजीज़ के हवाले से हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और इस पर हमें अवेयरनेस भी देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतालिक मुकम्मल आगाही और उससे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। और दुनिया में लाखों अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद दिल के अमराज की वजह से हलाक हो जाते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हुआ और जानबर ना हो सके और वो इस दुनिया से चले गए। और ये जो सुनने की एक चीज़ है ये बहुत ज़्यादा है कि ऐसे हार्ट अटैक्स होते हैं कि आप बच नहीं पाते हैं और आप इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं? क्या प्रिवेंशंस मौजूद नहीं है? क्यों आए रोज़ ये रेशो बढ़ती चली जा रही है? दिल के अमराज क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस के लिए वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करें जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज तशरीफ लाने के लिए। और वर्ल्ड हार्ट डे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं।
क्या कहेंगे इस दिन की मुनासिबत से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो। बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही अहम दिन है आज, और दिस इज़ द वर्ल्ड हार्ट डे, जो कि 29 सितंबर को वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। बुनियादी मकसद क्या, व्हाट इज़ द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस वर्ल्ड हार्ट डे? बेसिकली इसको जो है शऊर देना आवाम को कि हार्ट डिजीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तकरीबन 1.25 से 2 करोड़ अमवात ईयरली जो है सिर्फ हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड इश्यूज से हो रही हैं। अभी आपने पाकिस्तान की बात की, 2 लाख जो है पर ईयर, दिस वाज द फिगर जो कि 2012 के करीब थी, और फिर 2017 के करीब ये कोई 2.5 लाख पर ईयर फिगर बनी, और अब लेटेस्ट जो है पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के सर्वे में ये तकरीबन फिगर 4 लाख के करीब हो गई है। 4 लाख। अगर अब आप 4 लाख को हम अदरवाइज देखें तो इसका मैग्नीट्यूड का आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 35 से 40 अशखास जो है पाकिस्तान में हर 1 घंटे में मौत का शिकार हो रहे हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से, और ये फिगर तकरीबन 1000 से 1200 केसेस पर डे के हिसाब से चल रही है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। सो पहली बात तो यह है कि लोगों को अवेयर करना, और ये जो हार्ट डिजीज़ है आपका स्केयर है, हमारा कैंसर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, एड्स हो गई, अब जारी बात है कोरोना का है दौर, बड़ी बड़ी बीमारियां बट यू नो हार्ट डिजीज़ जो है इन सबको आउटवे करती है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इवन अमेरिका, पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कोरोना से डेथ्स की शरह कम थी, अमेरिका में हज़ारों अफराद डेली डेथ हो रही थी। उनकी स्टैटिस्टिक्स जो बताती है कि 2020 की जगह कोरोना पीक पे था, कोरोना वाज एट नंबर 3, हार्ट डिजीज इवन देयर नंबर 1 पे थी। तो इवन सिविलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ के बहुत ज़्यादा शोर है, लोग बहुत एहतियात करते हैं, वहाँ भी हार्ट डिजीज, और जहाँ पाकिस्तान का ताल्लुक है, इट्स अ पुअर मैन्स कंट्री। पहले ये अमीरों की बीमारी थी, अब गरीबों में चली गई। पहले ये 50-60s की बीमारी थी, अब 30s में, और इवन यंग एज की 20s में चली गई। सो अवेयरनेस देनी है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू प्रिवेंट इट। डेफिनेटली दैट इज द मैसेज। डेफिनेटली डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात की कि अवेयरनेस और प्रिवेंशन, तो फिर आप अगर इसको कैटेगराइज करें कि कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, क्या हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मैदे की बीमारी से, एंजाइटी से, ये कैसे करना है, और फिर इसके इस वक्त कैसे मैनेज करना चाहिए हार्ट को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर थोड़ा सा नौश डालें। सबसे पहले हमें अपने रिस्क फैक्टर्स एवेल्यूएट करने हैं कि क्या हम हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स जो है वो कैरी कर तो नहीं रहे, और उसमें 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिटरमिन करने हैं। नंबर 1 इज स्मोकिंग, कि हम सिगरेट तो नहीं पी रहे, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स। फिर शुगर, फिर ब्लड प्रेशर, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल के क्या हम ये तो नहीं कि एक्सरसाइज की कमी का शिकार है, और छठा जो है मोटापे की, क्या हमें इंडिविजुअली हम एक पॉइंट को लेंगे तो अगर हमने अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल देखनी है कि हमारे अंदर रिस्क फैक्टर प्रोफाइल क्या है। लेट से बहुत से हमारे ऐसे भी खास हैं जिनमें 5 से 6 ये तमाम रिस्क फैक्टर्स मौजूद है, वो स्मोकर भी हैं, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ओवरवेट भी है, सो दे आर एट अ रियल हाई रिस्क। और कुछ लोग इंडिविजुअल सिंगल फैक्टर के साथ भी जो है रिस्क है। सो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको तो बहुत मोहतात रहना है रिगार्डिंग सिम्टम्स। अगर लेट से कोई स्मोकर है, डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है, उसको अलामत 2 किस्म की हार्ट की है, एक एंजाइना और एक हार्ट अटैक प्रॉपर। एंजाइना जो है इट्स यू नो ब्लेसिंग फॉर एंडिविजुअल के एटलीस्ट पेशेंट को बता देती है, SOS कॉल मिल जाती है। अगर दिल की शरारत में एक तंगी एक हद से बढ़ जाए और खून की सप्लाई कम हो जाए तो पेशेंट यूजुअली नॉर्मल एक्टिविटी में ठीक, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी, लेट से गाड़ी ख़राब हो गई, उसको धक्का लगाया, मरी चले गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़े, या कोई बच्चा उठा के सामान उठा के चल पड़े और छाती में दर्द, दबाव, सांस, और फिर अगर आपने जैसी वो एक्टिविटी खत्म की और वो ठीक हो गई तो उसको हम क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। सो दिस इज अ वार्निंग सिग्नल जिसमें कि आप डॉक्टर की तरफ जा सकते हैं। डायबिटिक्स में ये नहीं होता, मगर अगर यही अलामात शिद्दत से हो और कम से कम आधे घंटे से ज्यादा हो जाए, और राइट फ्रॉम द नाफ से लेके हम कान तक और लेफ्ट आर्म तक, जरूरी नहीं कि कुछ लोगों को जबड़े में पेन होगी, कुछ लोगों को मैदे में दर्द होगी, कुछ को अगर ऐसी अलामात है शिद्दत से और आधे घंटे से ज्यादा हैं तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू गेट टू अ डॉक्टर, इमरजेंसी कॉल कीजिए और अपने चेक कराइए कि फौरी तौर पे। बिल्कुल सही, और मतलब तब पैनिक करने की जरूरत है और डॉक्टर या हॉस्पिटल को रिपोर्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो हम बात शुरू में भी कर रहे थे कि यहाँ पर ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि हार्ट अटैक हुआ और खुदा ना खास्ता मरीज जांबर नहीं हो सका और इंतकाल कर गया, उसकी क्या वजह है? क्या साइन एंड सिम्टम्स उसको नहीं आते, या कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो वो मिस कर देते हैं? असल चीज़ ये है कि इग्नोरेंस भी एक चीज़ है, और एक कुछ नेचुरल चीज़ भी है कि कुछ कई दफ़ा वाकई ही कोई उसको वार्निंग सिग्नल पेशेंट को मिलता ही नहीं, और उसमें जो है पता ही नहीं चलता, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, और पहला वार्निंग सिग्नल ही मैसिव हार्ट अटैक था और पेशेंट डाइट। बट ऑब्वियसली बहुत से लोग जो है
उस पर तो आप शायद कुछ ना कर सके, आपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल अपनी चेक करनी है। पर बहुत से लोग जो है उनके अंदर साइड सिम्टम्स होते हैं पर उसको इंटरप्रेट सही तरह नहीं कर सकते। खास तौर पे बहुत से हमारे पेशेंट्स जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मैदे वाले स्पेशलिस्ट की तरफ है, और कुछ माइंडसेट भी है वो मानने को तैयार नहीं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। और उनको जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा होया चले बर्निंग ही हुई सीधा छाती में, दिस इज व्हाट इज से थोड़े से सर डकार मारे दो ठीक हो गया, पेट में दर्द थी डॉक्टर साहब वो तो छाती बाकी ठीक होते हैं या बस मेंटली वो कहते हैं मैं ठीक हो गया? तो मैं वही कहता हूँ कि मेंटली भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और वो कार्डियोलॉजिस्ट के बजाय एक मैदे वाले की तरफ जाते हैं, कार्बिना ले ली, म्यूकिन ले ली, एंड यू नो दे गेट बेटर, और वो अपने आप को साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करते हैं कि जी मुझे तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं हमेशा कहता हूँ बिफोर यू गो टू एनी स्पेशलिस्ट, अगर आप स्मोकर है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हमेशा अपने हार्ट के टेस्ट जरूर करा ले ताकि क्लियर कर ले। सो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है मैदा, मैदा इज नॉट गोइंग टू किल यू, अल्लाह खैर करे कोई, बट हार्ट अगर 1% भी चांस हुआ कि अगर वो आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसको, और कुछ लोग हमारे जो है दाढ़े निकलवा रहे होते हैं कि जी हमारे तो जबड़े में दर्द होती थी डॉक्टर साहब, तो यू नो डेफिनेटली इसमें बड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो फिर एक चीज़ आप ये बताइएगा कि हमने ये भी बात की कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी बड़ा ज़रूरी है, साथ अपना चेकअप भी ज़रूरी है। एक और चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा, आपने भी जिक्र किया है कि वो हार्ट की डिजीज़ बढ़ रही है। हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, नौजवान घूमते फिरते हैं, जाते भी आते हैं सब कुछ, लेकिन क्या वजूहत है कि इतनी बहुत ज़्यादा इसकी रेशो बढ़ गई है? ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं अपने बहुत से फ्रेंड्स को भी बताता हूँ, मैं वो कहता हूँ कि लेट्स से इफ आई एम सिटिंग एट माय क्लिनिक, तो जब मैं डॉक्टर बना, हाउस जॉब की, तो 50-60 से कम में तो हार्ट की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। और यू नो देयर रेयरली, बट अब हम 20s में देख रहे हैं, 30s में देख रहे हैं, और पाकिस्तान में 30 to 40 इज द पीक एज। ये वो एज है, ये वो एज है जबकि आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आपके बच्चों की शादियां भी नहीं होती, और लेट्स से सिंगल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली जो है वो हार्ट की डिजीज का शिकार हो जाए, दिल डैमेज हो जाए तो क्या होगा। जहां तक यंग आपने बात की, अब हमारे क्लिनिक से बहुत से पहले लोग आते थे, लेट्स से एक बाप और बेटा अगर आया है तो हमेशा ये होता था बेटा जो है अटेंडेंट साइड पे बैठता था और बाप को आगे बैठा देता था। और अब जो है रोज 2 से 3 ऐसे आते हैं जहां बाप जो अटेंडेंट साइड पे होता है वो बेटे को कहता है डॉक्टर साहब इसको चेक करें। सो इसकी बुनियादी वजह ये स्मोकिंग, शीशा स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड्स, दिस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर चले जाना, और इनको ज़्यादा सडन हो रहा है नौजवानों को कि इनको मतलब इलामात यूजुअली जो सबसे वर्स्ट थिंग है कि जो आपको अलार्मिंग साइन मिल जाते हैं वो ओल्डर एज ग्रुप जैसे होती है उसमें। बिल्कुल सही। यंगर में सडन है, उनके अंदर डेथ्स बड़ी कॉमन है, सडन डेथ इज वेरी कॉमन, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है हार्ट अटैक हो तो डैमेज की शरह बहुत ज्यादा है। सो दैट इज द, अभी बच्चे की पढ़ रहा होता है, अभी शादी भी नहीं हुई होती और वो पता चलता है हार्ट अटैक के साथ अपना 60-70% जो है गवा बैठा है, जस्ट बिकॉज ही स्टार्टेड स्मोकिंग एट 13 to 14 और 24 या 25 साल की एज तक उसको 10 से 12 साल स्मोकिंग को हो चुके होते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक मैसेज जो इन दी एंड में आपसे जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ डायबिटीज की रेशो भी बहुत बढ़ रही है, हाई ब्लड प्रेशर की रेशो भी बहुत बढ़ रही है, और फैमिली हिस्ट्री में हो तो यंग लोगों में वो ऑब्वियसली ट्रांसफर भी होती है। तो एट व्हाट एज, जो आपने ब्लड स्क्रीनिंग की बात की या आपने हार्ट डिजीज को चेक कराने की बात की, कितने अरसे के बाद एंड व्हाट एज ये शुरू हो जाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहली जो प्राइमरी स्क्रीनिंग है वो तो स्कूल लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। एक जमाना था हमारे ऑब्वियसली वहाँ डॉक्टर्स होते थे, एक स्क्रीनिंग होती थी, ब्लड प्रेशर बच्चों में भी होता है, शुगर बच्चों में भी होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको फेमिलियल कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं,